कहते हैं आजाद देश में आजादी, जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि देश की हकीकत आज हमको मालूम है। हम जानते हैं कि देश चलाने में आज लोगों की क्या हालत हो रही है। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। आज वास्तविक हालत क्या है? हर चीज महंगी होती जा रही है। तेल महंगा, रेल महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज महंगा होता जा रहा है कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुंचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। और यह बात मैं सिर्फ भाषण में नहीं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं और यह जो बच्ची खड़ी है ना, यह भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। पिछले 9 साल में उस इंसान ने इस देश के आम लोगों को यह भरोसा दिलाया है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है। इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है, तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहां खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है, तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आंख खोल करके देखेंगे, ये एक एक सच्चाई आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ये इलाका है, इस इलाके से ताई के पिताजी जो है वो खासदार हुआ करते थे। और जब कहते थे एक बड़े धाकड़ लीडर को, चीफ मिनिस्टर को कोई हरा नहीं सकता है, तो आपकी वोट की बदौलत उन्होंने उनको हरा दिया था, उनको धूल चटा दिया था। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, इसके जो वासिंदे हैं, वो यहीं के नहीं पैदा हुए हैं। वो आए अपना घर परिवार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को छोड़ करके इस शहर में रोजी रोजगार के लिए। और आज नहीं आए, किसी के दादाजी आए, किसी के दादाजी के पिताजी आए, किसी के पिताजी आए और इस शहर को सजाया, संवारा, बनाया, खून पसीने दे करके इस शहर को खड़ा किया। और आज अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे माथे पे जो छत है वो सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि दिन ब दिन रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आम लोगों के हाथ से दूर होता जा रहा है, आप बताइए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताइए, किसी को तो इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो आगे आकर के सड़क पे खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा ना।
हमारे यहाँ एक कवि हुए, वो कहते थे, भूख से तरप के मरवा काहे। मतलब भूख से तरप के क्यों मरोगे, भूख से तरप के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे, इस बात को याद रखना। और आज जो मुंबई में साजिश चल रही है, उस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। और वो साजिश ये है कि पहले आपने हमारा रोजी रोजगार छीन लिया, मिलें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और उन जगहों पे मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया, बीकेसी बन गया है, नहीं। और फिर भी इस शहर से हमको मोहब्बत है। कहते हैं, एक पत्रकार ने जो है किताब लिखा है, इश्क में शहर होना, कि जब आप किसी शहर में रहते हैं तो सिर्फ आप नहीं रहते हैं, आपकी मोहब्बत रहती है, आपकी यादें रहती है, आपकी पुरानी पीढ़ी की कब्रें रहती हैं, उनकी चिताओं की धूल रहती है, और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य रहता है। और आज पहले रोजी रोजगार छीन लिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और आज जिसको ये झुग्गी कहा करते थे, जिसको ये मलिन बस्ती कहते थे, जिसको ये कच्ची बस्ती कहते थे सायन कोलीवारा मुंबई थोड़ी है। नहीं नहीं, मुंबई तो बांद्रा से शुरू होकर के जुहू पे ही खत्म हो जाता है। जिसको ये झोपड़पट्टी कहते थे, आज इनकी गिद्ध वाली नजर उसके ऊपर क्यों है? उसके ऊपर इसलिए है कि इनके लालच का कोई अंत नहीं है। दो आदमी बेच रहा है, दो आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन है जो इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन है जो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेगा? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी है जो लड़ रहा है। एक आदमी है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चला है, इस देश के गरीबों से मिला है, किसानों से मिला है, महिलाओं से मिला है, नौजवानों से मिला है, और उसको ये भरोसा दिया है, जब तक हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। और वही भरोसा लेकर के हम आपके बीच आए हैं कि हम लोग एक दूसरे से अगर हाथ मिलाए हैं ना, तमाम नौजवान जो उसके नेतृत्व में चलना शुरू किया है ना, तो अपने कैरियर की चिंता नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है। अरे मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, बाप मजदूरी करता था, तो हम थोड़ी जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, तो हमको इनका खेला समझ में आ रहा है। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए, उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है। वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं, और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं
तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है। लोगों को यह समझ में आने लगा है कि तुमने किस तरीके से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश में आप आज कुछ भी देखते हैं, आप एम्स देखते हैं, आप आईआईटी देखते हैं, आप आईआईएम देखते हैं, आप इसरो देखते हैं, आप पार्लियामेंट देखते हैं, आप सड़क देखते हैं, आप संविधान देखते हैं, और यह जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक एक चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, और जो व्यक्ति सबसे ईमानदारी से हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए लड़ रहा था उसको बदनाम किया। किस लिए? कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुंचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। और यह बात मैं सिर्फ भाषण में नहीं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं, और यह जो बच्ची खड़ी है ना, यह भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं? जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहां रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहां जा रहा है? मैं बताता हूं वो पैसा कहां जा रहा है। देश की 99% संपत्ति, 100 में 99%, 100 में 99, 1% आदमी के पास है। मतलब समझे? देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का।
हैं। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं। मैंने नहीं कहा था, अभी हमको ताई बता रही थी कि रीडेवलपमेंट हो रहा है। हम बोले कहाँ? धारावी में। तो हमने कहा डेवलपमेंट कब हुआ? माने विकास का बच्चा हो रहा है, यही ना? रीडेवलपमेंट माने क्या? विकास का बच्चा हो रहा है। तो विकास का बच्चा होने के लिए पहले विकास होगा ना। हमको बताया लोग कि बडाला में भी रीडेवलपमेंट होगा, तो पहले बडाला में विकास होगा ना, फिर विकास का बच्चा होगा। विकास तो आपको दिख ही रहा है, कितना चकाचौंध विकास है। अभी कह रही थी ताई कि ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है, उसको ड्यूटिफिकेशन कहते हैं। ये ड्यूटिफिकेशन है। ये तोड़ेंगे बनाएंगे, बनाएंगे तोड़ेंगे, यही तो खेल है, यही खेल है। बजट का सारा पैसा जो है ये इसी में जाता है, बनाएंगे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बजट का पैसा जो है इनको शिक्षा पे नहीं खर्च करना है, बजट का पैसा इनको हेल्थ पे नहीं खर्च करना है। आपको मालूम है इस देश की सरकार शिक्षा पे कितना खर्च करती है? 100 में 5 रुपया। कितना? 100 में 5 रुपया। क्या कहती है? पैसा नहीं है। किसके लिए? गरीबों को पढ़ाने के लिए। तो गरीब को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है? वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। एक किसान जो है 50,000 रुपया नहीं दिया तो उसको उसके ऊपर उसका ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया और सारे किसानों की जमीन लेकर के हड़प करके ये अपने दोस्त को दे देना चाहते हैं। हमको आपको आंख खोल करके इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। और हम आपके बीच पूरे मुक्त कंठ से बोलते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके बीच आपका नमक खाए हैं, वह नमक अदा करने के लिए आए हैं। इस बात को याद रखिएगा। हम सिर्फ अदानी के टैक्स के पैसे से पढ़ाई नहीं किए हैं, हम आपके भी टैक्स के पैसे से पढ़ाई किए हैं। एक गरीब आदमी जब नमक का पैकेट खरीदता है ना, वो भी टैक्स देता है। एक नौजवान जब कलम खरीदता है ना, वो भी टैक्स देता है। जो पुलिस वाले यहाँ खड़ा है, कांस्टेबल भी टैक्स देता है और एसपी भी टैक्स देता है। गरीब से गरीब इंसान इस देश में टैक्स देता है और हम आपके टैक्स के पैसे से पढ़े हैं। यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है। इस बात को याद रखिएगा। ये 2-4 लोगों का बपौती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी राज्य के लोगों के खिलाफ नहीं है हम। गुजरात के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि गांधी गुजरात से थे। गुजरात के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात तो हमको समझनी पड़ेगी ना। एक गुजरात के आदमी ने हमको कहा, हमने कहा यार तुम लोग सब सीट दे देते हो मोदी जी को। बोला क्यों नहीं दे दें, क्यों नहीं दे दें? प्रधानमंत्री जी गुजरात के, गृह मंत्री जी गुजरात के, स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के, मोदी जी गुजरात के, अमित शाह जी गुजरात के, बीसीसीआई का सेक्रेटरी गुजरात का, अदानी जी गुजरात के, अंबानी जी गुजरात के, तो सारा सीट क्यों ना दे दें? हम बोले बात तो बहुत बढ़िया है,
इस लिहाज से तो फिर जो है साइन कोलीवारा के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम भी यहाँ रहते हैं तो हमारा भी जो है अदानी को ही दे देंगे क्या? नहीं देंगे? देंगे। और ये जो पुलिस अभी आपके सुरक्षा के लिए खड़ी है ना, इसको लाठी चलाना पड़ेगा। पता है क्यों? पता है क्यों लाठी चलाना पड़ेगा? क्योंकि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है ना, वो भी पेड़ का ही होता है। ये जो यहाँ लाठी खड़ा लेकर के ड्यूटी बजा रहे हैं, ये हमारे आपके जैसे ही परिवार के हैं। और इनका दर्द जानते हैं क्या है? किसान का बच्चा फौज का नौकरी करता है, और हमने किसान आंदोलन में देखा, जो किसान का बच्चा फौज का नौकरी करता है, पुलिस का नौकरी करता है, वही बच्चा अपने ही बाप जैसे किसानों पे लाठी चला रहा था। ये इस देश की सच्चाई है। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ गए, उस दिन इनका खेल बिगड़ जाएगा। ये सच्चाई जिस दिन भारत के लोगों ने समझ लिया था, तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी का अंत कर दिया था। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ जाएंगे कि जितना जोर से ये देश का नाम लेते हैं ना, उतनी तेजी से ये देश की संपत्ति अपने दोस्त के नाम करते हैं। जिस दिन ये खेल हम समझ जाएंगे कि मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन रहा है, एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा है, और मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके मजदूर भी नहीं बन पा रहा है। एक मजदूर, एक दुकानदार पेट काट करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराता है। ये सपना देखता है कि हम भले मजदूरी किए हों, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए। क्या व्यवस्था किया इन्होंने शिक्षा की? आज हर साल देश में 5 से 6 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? सरकार अब आंकड़ा देना ही बंद कर दी। एक साल में 1,35,000, एक महीने में, एक साल में, माफ कीजिएगा, 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब समझे कि जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। और आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे कि इस देश में हर 1 घंटे से भी कम समय में एक नौजवान आज के डेट में आत्महत्या कर रहा है। क्यों? गरीब का बच्चा अपने जीवन के दबाव में अपना जीवन खत्म कर ले, और बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। बस आपको और हमको यह चीज समझने की जरूरत है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो पुलिस बार बार पूछ रही थी, क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। बाप को बाप बोलेंगे, बेटा को बेटा बोलेंगे, सच बोलेंगे। इसमें गलत क्या बोलेंगे? सच बताइए। यहाँ पर कांस्टेबल साहब खड़े हैं सब, आपका वोट एक है ना? अरे सर हिलाइए ना, सीपी आपका नौकरी नहीं खाएगा। आपका वोट एक है ना? कहाँ गए? कांस्टेबल साहब, एक वोट है ना आपका? और एसपी का वोट एक? दोनों का वोट एक है कि नहीं है? तो दोनों का देश बराबर है ना? एसपी जबरदस्ती आपके हुक्म चलाएगा तो आप मानिएगा? इसको कहते हैं आजाद देश में आजादी। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि देश की हकीकत आज हमको मालूम है। हम जानते हैं कि देश चलाने में आज लोगों को क्या हालत हो रही है। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा? हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। आज वास्तविक हालत क्या है? हर चीज महंगी होती जा रही है। तेल महंगा, रेल महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज महंगा होता जा रहा है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है।
महंगाई से जान जा रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर 5वां युवक जो है वो यूथ है इस देश का, और किसी के पास रोजगार नहीं है। मतलब जो लोग ताकतवर हैं, जिन्होंने बेईमानी करके पैसा धन इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों के पास रोजगार रहेगा। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन वही चीज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, किसान को टमाटर का दाम नहीं मिलता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि टमाटर वो मंडी तक पहुंचा सके, लेकिन जब आप टमाटर खरीदने के लिए जाइएगा तो टमाटर आपको 100 रुपए किलो मिलता है, नींबू 100 रुपए किलो मिलता है, पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये बीज का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है, और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। सच ये है कि आज देश महंगाई से, बेकारी से, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से भयंकर तरीके से जूझ रहा है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है, उसे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुंच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। और ये पक्का मकान से एक बात याद आया, वो जो आपका धारावी वाला मामला है ना, रीडेवलपमेंट का, विकास जो दोबारा पैदा होगा, जब सबको पक्का मकान देना है, प्रधानमंत्री का वादा था ना भाई कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो जब सबको पक्का मकान देना ही है, तो ये क्यों कहते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है? बोलिए। नया सगुफा छोड़ा है सरकार ने कि झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं, जो एलिजिबल होंगे उनको बढ़िया घर देंगे, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको क्या देंगे? झुंझुना, उसको घंटा देंगे जो हम बजाएंगे। जब आपने ये वादा किया है कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो 2023 चल रहा है, तो साइन कोलीबारा में रहने वाले, वडाला में रहने वाले सबको पक्का मकान दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम वादा खिलाफी के खिलाफ हैं। इस बात को याद रखिएगा। विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, हम बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं हैं। हम इस देश की प्रगति चाहते हैं, लेकिन देश की प्रगति का मतलब दोस्त का प्रगति नहीं होता है। परिवार को रोजगार देने का मतलब देश को रोजगार देना नहीं होता है। आपका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, हकीकत यह है कि इस देश के आम लोग और गरीब हो गए हैं। हकीकत यह है कि हमारे माँ बाप ने जो हमको शिक्षा दी, जीवन दिया, आज हम वो अपने बच्चों को देने की हालत में नहीं हैं। हकीकत यह है कि दिनों दिन शिक्षा, स्वास्थ्य हमसे दूर होता जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिया, ये बोल करके कि पढ़ाई नहीं होती है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हमारी हालत नहीं बची है। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ना बच्चे को है,
इंटरव्यू माँ बाप का लेता है, बताइए। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि जिसके माँ बाप नहीं पढ़े वो उसका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा। बच्चा को पढ़ाने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेना क्या जरूरी है? तो कहता है कि स्कूल का कल्चर खराब हो जाएगा। अरे जिस देश का पार्लियामेंट का कल्चर खराब कर दिया हो एमपी ने, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के गालियां बकता हो, इस देश के एक समुदाय को जाहिल बोलता हो, आप उस देश में कल्चर खराब होने की बात कर रहे हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म का झगड़ा, ये जाति का झगड़ा, ये आपका जो हक और अधिकार है उसको छीनने की साजिश है। और वो जो अधिकार है हमको किसी से भीख में नहीं मिला है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से मिला है। और उस संविधान की ताकत यह है कि इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है, चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, चर्च जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, या वो बौद्ध मठों में जाता हो। यह देश सबका है, सबका था और सबका रहेगा। इस विश्वास और इस संकल्प के साथ हमको एकजुट रहना है। और जो हमारा आपका बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, उस पर सकारात्मक राजनीति को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो नफरत की साजिश रची जा रही है, इस देश को जो बांटने का, तोड़ने का, जलाने का काम किया जा रहा है, उस नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत का संदेशा लेकर के आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और हम मोहब्बत का संदेशा लेकर के भारत के हर कोने में जाएंगे। और इसी सिलसिले में आपके बीच हम आए हैं। हमारा दिल आपके प्यार और आपकी मोहब्बत से गदगद है। हम मोहब्बत का संदेश लेकर के आए हैं, एकता का संदेश लेकर के जा रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया जीता था, इंडिया जीता है और इंडिया जीतेगा। इसी संकल्प के साथ आप तमाम लोग जो यहाँ इतनी देर तक मौजूद रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।